आफ्टरनून स्टूडेंट। अब तक हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का इनडेफिनेट पार्ट किया था। ये हमारा जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 की जितनी चीज़ें आई होप वो चीज़ आपने अच्छे से क्लियर की होंगी, प्रैक्टिस की होगी, तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के पोर्शन में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे वो हम कस्टमर सरप्लस। तो कस्टमर सरप्लस में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कस्टमर सरप्लस होता क्या है। ठीक है, तो वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय दिस डायग्राम। तुम इस चीज़ को मत देखो, अभी सिर्फ इसको देखो। अगर ये मेरा डायग्राम है और ये मेरी डिमांड है और ये मेरी सप्लाई फंक्शन है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, अगर ये इक्विलिब्रियम प्राइस है तो इसके जो ऊपर वाला पोर्शन का डिमांड फंक्शन का जो पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्यों बोलते हैं हम इसको कस्टमर सरप्लस? कि बेसिकली कस्टमर आपको ये प्राइस देने के लिए भी रेडी था, हायर प्राइस देने के लिए भी रेडी था, इवन इतना प्राइस देने के लिए भी रेडी था, बट एक्चुअल में उसने कम प्राइस दिया है। तो जितना वो देने के लिए रेडी था उससे कम उसने एक्चुअल में प्राइस दिया है, तो इस वजह से इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? कस्टमर सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज ये मेरी आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसकी एक लाइन ड्रॉ की हुई है, और अगर मैं कह रही हूँ यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन मैंने कैलकुलेट किया है, मतलब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर मैं इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रही हूँ, मतलब मैं इस पूरे एरिया, ये पूरा एरिया कितना है ये मैं कैलकुलेट कर रही हूँ बाय द इंटीग्रेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे ये पोर्शन कैलकुलेट करना है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप जो आपका डिमांड फंक्शन है, आप उसको दो टाइप से दिखा सकते हो। आप प्राइस कॉन्टेक्स्ट में भी दिखा सकते हो, आप सब क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी दिखा सकते हो। तो अगर तो आप प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहे हो, जैसे कि अगर आपने ये आपका डिमांड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइस है, तो अगर प्राइस के टर्म में दिखा रहे हो तो एफ ऑफ पी हो जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन। क्यू इज इक्वल टू कुछ तो पी का फंक्शन गिवन होगा। तो अगर आप प्राइस के फंक्शन में दिखा रहे हो तो आप कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आ जाएगा आपके डिमांड फंक्शन का और आपका कस्टमर सरप्लस आ जाएगा। लेकिन वही अगर इक्वेशन आप क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहे हो, तो सोचो ये आपकी एक लाइन है और ये आपकी क्वांटिटी है और आपको सिर्फ ये पोर्शन निकालना है। तो बेसिकली आप क्या करोगे? पहले आप इस पूरे पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करोगे, तो ये पूरा एरिया आ गया। ठीक है, और फिर आप माइनस कर दोगे ये वाला एरिया, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। वही आपको यहाँ पे गिवन है, ये देखो, डिमांड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो अगर आप क्वांटिटी के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करें तो P इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। तो आप क्या करोगे? पहले तो इस पूरे एरिया को मैंने क्या किया, 0 से QE तक के पूरे एरिया को कैलकुलेट किया, तो मेरा ये पूरा एरिया आ जाएगा, और उसके बाद मैं माइनस कर दूंगी इस एरिया को, तो भी मेरा कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। ओके, ये क्लियर है? सिमिलरली प्रोड्यूसर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? इसको ऐसे समझो, इसको अभी मत देखो, ये देखो। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है कि बेसिकली प्रोड्यूसर कम प्राइस पे भी प्रोड्यूस करने के लिए रेडी था, लेकिन चाहे बेशक थोड़ी क्वांटिटी करता, लेकिन उसको इतना प्राइस मिल रहा है, दैट मीन्स ये उसका बेनिफिट हो गया। तो वो एरिया जो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होता है, वो पूरा का पूरा प्रोड्यूसर सरप्लस आपका होता है। तो ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। अब अगेन आप प्रोड्यूसर सरप्लस को भी क्वांटिटी फंक्शन में भी दिखा सकते हो, डिमांड फंक्शन में भी। तो अगर तो मैं उसको प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में लिख रही हूँ, क्या लिखा है? सप्लाई फंक्शन इन प्राइस। तो अगर प्राइस के टर्म में लिख रही हूँ तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी इज इक्वल टू फंक्शन समथिंग ऑफ प्राइस। तो उसको सिंपल निकालने का क्या है? P0 से P1 कैलकुलेट कर दूंगी तो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा। P0 से PE, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ PE से इंटीग्रेट कर दूंगी मैं फंक्शन को, तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में लिखती हूँ तो देखो क्या करना पड़ेगा मुझे। P0 से इसे 0 से Q0 का ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। देखो, अब मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है, तो इससे अगर यहाँ से यहाँ तक का देखूंगी तो सप्लाई फंक्शन सिर्फ इतना आएगा, मुझे तो ये चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? इस पूरे पोर्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी और इस वाले पोर्शन को मैं माइनस कर दूंगी। तो मैं कैसे करूँगी? ये देखो, अगर मैं इसको क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में लिख रही हूँ तो प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे कैलकुलेट होगा? PE टू PE PQ, तो ये पूरा पोर्शन माइनस ये वाला पोर्शन, 0 से Q1 वाले पोर्शन को मैंने माइनस कर दिया।
तो जो मेरे पास बचेगा वो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। ये दोनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट अगर आपको अब क्लियर है तो मैं आपको इसका क्वेश्चन कराती हूँ। देखो अब मैं इसके ना 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आ सकते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन को रीड आउट करके आपको समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में लेट्स सपोज अगर वो परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है, वो उसका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस बताएगा, ठीक है। वहीं अगर हम मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में हम इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, जहां हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा। तो यहाँ इस सिचुएशन पे मतलब मुझे ये पॉइंटर्स निकालने हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ अगर परफेक्ट कंपटीशन का है तो हम अपनी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी यहाँ से निकालेंगे। अगर मोनोपोली का क्वेश्चन है तो हम प्राइस एंड क्वांटिटी हमारी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू से निकालेंगे। मेरा क्वांटिटी एंड प्राइस कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपके साथ दोनों टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। मैं आपका परफेक्ट कंपटीशन का भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और मोनोपोली का। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ। आई नो दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन फॉर अस एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, बट आपको पता होना चाहिए कि लॉग को हम 2 टर्म्स में लिखते हैं जनरली, जिसका बेस 10 होता है और अदरवाइज बेस ई होता है। तो जनरली तो हम बेस 10 ही यूज़ करते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में इसको यूज़ करते हैं तो बेस ई भी यूज़ होता है। तो जहाँ पे IN लिखा होता है ना लॉग की जगह, वहाँ पे हम कहते हैं ये लॉग ई का बेस है, ठीक है। वैसे तो log 10 की हमें पीछे टेबल गिवन है, लेकिन log 10 से हम log e की भी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दैट वैल्यू फ्रॉम 2.30 समथिंग से उसको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। एग्जैक्ट टर्म मैं आपको बताती हूँ कितने से मल्टीप्लाई करना होता है। एक सेकेंड दो मुझे, तो कंफ्यूज मत होना। हाँ 30 जो भी लॉग की बेस 10 की जो भी वैल्यू होगी जो टेबल से आपकी निकलेगी ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, तो लॉग लॉग की वैल्यू आ जाएगी इन केस ऑफ जब आपका बेस ई हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो बेसिकली ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। रुको एकदम से दिमाग करो, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, सब समझ आएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ये तो आपका डिमांड फंक्शन है, ये आपका सप्लाई फंक्शन है। आप बताओ, फाइंड आउट करो कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर द प्योर कंपटीशन। तो मैं सिर्फ आपको प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, कंज्यूमर सरप्लस आप खुद करना, ठीक है। तो बेसिकली आपका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे आपकी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगी, ठीक है। तो आपकी डिमांड एंड सप्लाई को मैंने इज इक्वल टू पुट कर दिया और यहाँ से मैं एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी, ठीक है। ये रही मेरी एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई, माइनस ये जब पूरा सॉल्व करोगे इक्वेशन तो -9 एंड 1 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्या क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, नहीं। तो हम 1 के साथ आगे बढ़ेंगे एंड 1 से p की वैल्यू आ गई p की वैल्यू आ गई 2। तो मतलब इक्विलिब्रियम पे आपकी क्वांटिटी 1 होगी एंड प्राइस 2 होगा। दैट मीन्स हमारे डायग्राम में ये इधर क्वांटिटी 1 एंड ये 2। अब मुझे कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, मतलब मुझे ये पोर्शन निकालना है और मेरा डिमांड फंक्शन मुझे किस में दिया है, क्वांटिटी टर्म में दिया है, मतलब इस टर्म में दिया है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन निकालूंगी और इस पोर्शन को माइनस कर दूंगी, सिंपल। तो मैंने यही किया, इंटीग्रेशन ऑफ योर डिमांड फंक्शन 0 से x e दैट इज इक्विलिब्रियम 1, इसको इंटीग्रेट करूंगी और इस पूरे पोर्शन को मैं इसमें से माइनस कर दूंगी। बस मैंने आगे यही किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ। देखो मैंने 0 से 1 तक का ये फंक्शन लिया और इसको इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट ऑफ dx और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो जब मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी तो मेरे log x+1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, इसीलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया कि log 2 की जो हम वैल्यू देख रहे हैं वो इज इक्वल टू ये नहीं आ रही थी, तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करना था इंटू 0. जो भी आपकी log 2 की वैल्यू दी होगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा और ये आपका कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। इन अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट प्रोड्यूसर सरप्लस आप खुद निकालना, ठीक है।
एक और टाइप ऑफ फंक्शन मुझे जो आपको कराना था वो था मोनोपोलिस्ट फंक्शन आपको गिवन है, जिसमें आपकी क्वांटिटी आपको ये दी हुई है। एक सेकेंड रुको, इसको मुझे ढंग से डिस्कस करना है। इसको देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मोनोपोलिस्टिक फंक्शन है आपका, जिसमें क्वांटिटी का फंक्शन आपको, डिमांड फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट आपको ये गिवन है, फाइंड आउट द कंज्यूमर सरप्लस। तो मुझे पता है मोनोपोलिस्टिक फर्म्स में आपका इक्विलिब्रियम आता है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है, फिर मुझे ये निकालना है। अब ये कहाँ से निकलेगा? टोटल फंक्शन, टोटल कॉस्ट से। एवरेज कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और डिमांड से रेवेन्यू कैसे निकलेगा? रेवेन्यू आपका होता है एक्स इंटू में पी, आपका रेवेन्यू आ जाएगा। तो देखो डिमांड फंक्शन ये रहा आपका x इज इक्वल टू, तो मैं इसको देखो ये x के टर्म में है और ये p की टर्म में है, तो मैं दोनों को सेम करूंगी। पहले मैं इसको भी x के टर्म में ले आऊंगी, तो p इज इक्वल टू, मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, तो 70 माइनस x3 आ गया। अब रेवेन्यू फंक्शन यहाँ से निकाल लूंगी, तो इसको मैंने p के फंक्शन को x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी ये रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगी तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। तो ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, तो मतलब ये टर्म तो क्लियर है। अब मुझे ये निकालनी है, इसके लिए पहले मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी होगी। यहाँ से टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी x से, तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और उसको जब मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगी d की रिस्पेक्ट में, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? यही मैंने यहाँ किया हुआ है। एक सेकेंड, ये देखो, पहले मैंने टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकाल लिया, उसको x से मल्टीप्लाई करके, और उसको डिफ्रेंशिएट किया जब इसको x के रिस्पेक्ट में, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। अब इक्विलिब्रियम पे मैं क्या करूँगी? मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वल पुट कर दिया, और यहाँ से मैंने x की वैल्यू 24 एंड p की वैल्यू 62 निकाला। मतलब इक्विलिब्रियम पर, अब ये इस तरीके से डायग्राम होता है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट उसको नीचे से कट करती है। जहाँ से ये कट करती है तो आपकी ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको पता होगा। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, जो कि हमारा 24 है, तो इक्वल टू 24 आ गया, और यहाँ पे जो प्राइस है वो 62 होगा, तो ये हमारा क्या है? 62। ये दो पॉइंटर्स आ गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था? कंज्यूमर सरप्लस। तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा, ठीक है। सो बेसिकली अब आप इसको कैसे निकालोगे? आप यहाँ से यहाँ तक की पूरी क्वांटिटी आ जाएगी, ये निकाल दोगे, और फिर इस एरिया को माइनस कर दोगे। वही मैंने यहाँ पे किया है। पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक की पूरी x, और 0 से x3 की पूरी फंक्शन को मैं, जो मेरा डिमांड फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर दूंगी x के रिस्पेक्ट में, और फिर PE और XE को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा ये एरिया आ जाएगा। जब मैं इस पूरे एरिया में से इसको माइनस कर दूंगी, तो मेरा ये कंज्यूमर सरप्लस बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने फिर इसको इंटीग्रेट किया, डिमांड फंक्शन लिख के इसको इंटीग्रेट किया है, और 0 से 24। आई होप तुम्हें याद हो, मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन बताया था। हम कैसे करते हैं? पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं, फिर माइनस करते हैं 0 की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू लिखी, 0 किया तो वो 0 आ गया, और ये तो मल्टीप्लाई करने से ये आना ही था, तो ये पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस निकल आएगा। आई होप तुम्हें क्लियर हो, कैलकुलेशन मिस्टेक वीडियो में ना हो, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, तो मैंने ये कैलकुलेशन पहले करके रख ली थी, ठीक है। एक तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उनका ना बहुत फेवरेट काइंड ऑफ टॉपिक है ये, और कई बार पूछा हुआ था, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करो इंटीग्रेशन से, ठीक है। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं, जब हमने इतना इंटीग्रेशन पढ़ ही लिया है, तो एक और टॉपिक करने में हमारा क्या है, हमें को प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ईजी सा ही है। इसमें बेसिकली क्या है, आपको अगर रेट ऑफ सेल्स गिवन है, ठीक है, तो उससे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा। रेट ऑफ सेल्स अगर आपको टाइम के कॉन्टेक्स्ट में गिवन है कि इतना टाइम में, या ये ड्यूरेशन है, इतने ड्यूरेशन में एन करके आपको दे दिया है, तो एन में मंथ है, ईयर्स हैं, वो आप खुद लगा लो। तो वो कहता है कि फिर आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो आपको पता है अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरी टोटल सेल आ जाएगी। तो कुछ भी पूछ लो, तीसरे मंथ में कितनी सेल है, 5 महीने बाद कितनी सेल होगी, 5th मंथ में कितनी सेल होगी। देखो दोनों टर्म्स में डिफरेंस होगा। अगर मैं कह रही हूँ 5th मंथ की सेल बताओ, तो मतलब मेरा इंटीग्रेशन 0 to 5 होगा, और अगर मैं कह रही हूँ 5th मंथ तक कितनी सेल होगी, तो मैं 0 to 5 लूँगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है, टोटल सेल निकालने के बाद। जैसे कि मेरा ये फंक्शन दिया हुआ था,
आपकी सेल का फंक्शन दिया हुआ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है 1000 इंटू में ई की पावर माइनस 0.5t, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है टोटल सेल, देखो मैंने पहले फॉर लिखा था फिर मैंने इसको कट किया, आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगी 0 to 2, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन, अब अगेन मैंने यहाँ पे इसलिए करके दिखाया है क्योंकि आप भूल ना जाओ, सब्सटीट्यूशन वाले केस में हम क्या कर रहे थे, मैंने 0 इज इक्वल टू माइनस 0.5t ले लिया, इसको मैंने t के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस डी यू डिवाइडेड बाय 0.5 को सब्सटीट्यूट कर दूंगी डेल्टा t से, और मैंने इसको, इस t को मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है तो माइनस बाहर कर दिया, ये इधर कर दिया, डी यू कर दिया, इसका इंटीग्रेशन सेम रहेगा। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा सॉल्व हुआ। और फिर मैंने इस पूरी की पूरी वैल्यू को बाहर करके, पहले मैंने 2 वैल्यू पुट करी है, फिर मैंने 0 वैल्यू पुट करी है, और इसकी वैल्यू तो टेबल से आ जाएगी, और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर देना, ठीक है। इसमें जो भी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। तो मेरी टोटल सेल आफ्टर 2 मंथ्स आ गई। सेकेंड क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें, ये सेल्स ड्यूरिंग 3rd मंथ, तो ड्यूरिंग 3rd मंथ पूछा है तो मैं क्या करूँगी, 2nd मंथ तक और 2nd से 3rd मंथ में कितनी आएगी, तो इंटीग्रेशन तो हमने किया ही हुआ था, बस मैंने इसकी वैल्यू 2 to 3 सॉल्व करी है, ठीक है। जब पहले 3 ले लिया फिर 2 माइनस कर दिया और ये आपका वैल्यू आ गया। लास्ट पूछा हुआ था टोटल सेल एज अ रिजल्ट ऑफ अ कंपनी, तो मतलब 0 से इन्फिनिटी तक पूछा हुआ है, तो यहाँ पे मैं पहले इनफाइनाइट कर दूंगी इसका वैल्यू, मैंने यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट तक कैलकुलेट कर दिया, इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 एंड ई की पावर 1 और 0 इज 1, तो ये बेसिकली आपका 2000 टोटल सेल आ जाएगा, ठीक है। आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर। इसी तरीके से जैसे ये सेल्स का दिया हुआ था टर्म, वैसे कंजम्पशन भी दी हुई है आपको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट होंगे, तो फिर मैंने वो वाले एक्सप्लेन नहीं किए हैं क्योंकि वो सेम ही कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।